नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत। स्वागत है आपका प्रतियोगिता दर्पण में। आज हम बात करने जा रहे हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में। क्या है ये, इसे डिटेल में जानेंगे। क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या मैकेनिज्म्स यहाँ फॉलो होते हैं और क्यों यहाँ पर सारे अर्थक्वेक और वल्कानोज यहाँ पर एक्टिव हैं। इसके पीछे की जो भी मिस्ट्री है, जो भी यहाँ ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, सभी को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम न्यूज़ देख लेते हैं। 7.7 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक कॉजेज स्मॉल सुनामी ऑन साउथ पैसिफिक आइलैंड। और आप देखेंगे कि इस तरीके की न्यूज़ आपको हमेशा देखने को मिलती रहेंगी। जापान में अर्थक्वेक, फिलीपींस में अर्थक्वेक, या फिर वोल्केनिक एक्टिविटी, साउथ पैसिफिक आइलैंड्स। ये सारी जो रीजन्स हैं ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के आसपास ही लोकेटेड है। आइए डिटेल से जानते हैं कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है क्या। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर ऑल्सो रेफर्ड एज सर्कम पैसिफिक बेल्ट इज अ पाथ। कहाँ पर? पैसिफिक ओशन के आसपास। और यहाँ की सबसे बड़ी खूबी क्या है, यहाँ पर बहुत सारे एक्टिव वल्कानोज हैं और मेजॉरिटी ऑफ द अर्थक्वेक जितने भी ग्लोबली आते हैं वो इसी पर्टिकुलर रीजन में आते हैं। अब इसका रीज़न क्या है, रीज़न को हम डिटेल में आगे समझेंगे। फिलहाल इतना इसका रीज़न जान लीजिए कि यहाँ पर एक बहुत ही मैसिव पैसिफिक प्लेट है जो कि लेस डेंसर प्लेट्स जो उसके आसपास हैं उनसे इंटरैक्ट कर रही है। कुछ इस तरीके का सिनेरियो है। बीच में पैसिफिक प्लेट है, आसपास जो बाकी प्लेट्स हैं वो लोकेटेड हैं और इनका जो इंटरेक्शन होता है यहाँ कहीं पे ये वाले रीजन्स में, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वोल्केनिक एक्टिविटी और अर्थक्वेक्स देखे जाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द अर्थ्स वोल्केनिक इरप्शंस एंड अर्थक्वेक टेक्स प्लेस अराउंड रिंग ऑफ फायर। अब अगर इसके एक्सटेंस की बात की जाए, जिसका स्ट्रेच है ऑलमोस्ट 40,000 किलोमीटर्स है और इसकी बाउंड्रीज कहाँ कहाँ पे हैं। सेवरल टेक्टोनिक प्लेट्स, पैसिफिक जो कि मेजर है, जिसके सराउंडिंग सारी प्लेट्स हैं जो हमने अभी देखा था। देन जुआन डी फूका, कोकोस, इंडियन, ऑस्ट्रेलियन, नाज़का, नॉर्थ अमेरिकन एंड फिलीपींस प्लेट। तो अब इसमें एक कॉमन चीज़ अगर देखेंगे तो जो मेजर प्लेट है वो पैसिफिक ही है। बाकी आसपास मेजॉरिटी जो है वो माइनर प्लेट्स हैं। मेजर और माइनर का डिफरेंस भी मैं आपको बता दूंगा। बेसिकली अगर मेजर की बात करें तो मेजर प्लेट्स जो हैं वो सिर्फ 7 हैं। और ये 7 प्लेट कौन कौन से हैं? एंटार्क्टिक, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, यूरेशियन, पैसिफिक, अफ्रीकन एंड इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ये 7 मेजर प्लेट्स हैं और इन्हें मेजर प्लेट इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इनका जो एक्सपेंस है, इनका जो एरिया है बेसिकली वो बहुत ही ज़्यादा है। और एरिया ज़्यादा होगा तो रेंज ऑफ एक्टिविटी भी आप समझ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा होगी। और जो माइनर प्लेट्स हैं, माइनर प्लेट्स काफ़ी सारी हैं, जैसे नाज़का प्लेट है, फिलीपींस प्लेट है और भी बहुत सारी हैं, कोकोस है। तो माइनर प्लेट्स का अगर आप एरिया देखेंगे तो एज कम्पेयर टू मेजर वो काफ़ी छोटा है, काफ़ी लिमिटेड एरिया है और डेंसिटी भी काफ़ी डिफरेंट होती है मेजर और माइनर प्लेट्स की। तो ये रीजन है। अब इसके बाद इसका एक्सपेंस अगर हम देखें तो जो कंट्रीज हैं इसके आसपास, बोलिविया, चिले, इक्वाडोर, पेरू, कोस्टा रिका, ग्वाटेमाला, मैक्सिको, यूएसए, कनाडा, रशिया, जापान, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, पापुआ न्यू गिनी, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका। ये रिंग ऑफ फायर के आसपास सारी मेजर कंट्रीज हैं और भी हैं छोटी छोटी कंट्रीज। अब आइए इसको डायग्राम पर देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पैसिफिक प्लेट सारा जो एक्टिविटी है इसी के सराउंडिंग है। ये काफ़ी डेंस प्लेट है और आसपास जो सराउंडिंग प्लेट्स हैं वो एक तो लेस डेंस है, उनका डेंसिटी कम है एज कम्पेयर टू पैसिफिक प्लेट, और दूसरा वो माइनर प्लेट्स हैं। अब आप इसका एरिया देखिए, सिर्फ और सिर्फ पैसिफिक प्लेट का जो एरिया है वो यहाँ से समथिंग और इतना, सेंटर में पूरा पैसिफिक प्लेट, और आसपास आप देखेंगे तो ये यहाँ पे फिलीपींस प्लेट है, यहाँ फिर ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट आ गया, यहाँ एंटार्क्टिक प्लेट है, यहाँ नाज़का प्लेट है, यहाँ कोकोस है, यहाँ नॉर्थ अमेरिकन है। तो हमने देखा कि कुछ मेजर प्लेट्स हैं जैसे एंटार्क्टिक और नॉर्थ अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन, बाकी माइनर प्लेट्स हैं जैसे फिलीपींस, नाज़का, कोकोस, ये सारी माइनर प्लेट्स हैं। और ये जो प्लेट्स का जो इंटरेक्शन है ना, इस इंटरेक्शन के वजह से ही यहाँ पर एक्टिव वोल्केनोज हैं और अर्थक्वेक्स आते हैं। प्लेट के इंटरेक्शन के बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, बट ये हमने देखा कि कहाँ कहाँ पे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर होके निकलती है। अब ये देखिए, यहाँ ये रशिया है, जापान है, इसके बाद ये हमारा साउथ ईस्ट रीजन है, ऑस्ट्रेलिया है, इधर न्यूजीलैंड, देन ये आपका आ गया साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका, और यहाँ पे कहीं पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज भी हैं। तो ये हमने इसका एक्सपेंस देखा, इसका स्ट्रेच ऑलमोस्ट ये 40,000 किलोमीटर्स का है
और जो भी सारी मेजर और माइनर प्लेट्स की इंटरेक्शन है, इसी वजह से यहाँ पे जितने भी अर्थक्वेक्स और एक्टिव वोल्केनोज हैं वो अवेलेबल हैं। उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों जहाँ पे प्लेट्स की इंटरेक्शन होती है वहाँ पे अर्थक्वेक्स और ये वोल्केनोज प्रेजेंट होते हैं। फीचर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनोज हैं। ग्लोबली अगर देखा जाए तो मोर देन 50% ऑफ द एक्टिव एज वेल एज डॉर्मेंट वोल्केनोज इसी रीजन में है। वोल्केनिक एक्टिविटी बहुत ही हाई है जैसा कि मैंने आपको बताया था। इसके बाद अर्थक्वेक्स, जैसा कि हमने देखा था जापान से लेकर के और पैसिफिक आइलैंड्स, फिलीपींस, हर जगह अर्थक्वेक की न्यूज़ आए दिन देखने को मिलती रहती है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे अर्थक्वेक्स भी आते हैं। आइलैंड आर्क्स बहुत सारे हैं। आइलैंड आर्क्स एज एन एग्जाम्पल के लिए अब जापान, थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको बताऊंगा क्या होता है आइलैंड आर्क। एंड ट्रेंचेस, डीप सी ट्रेंचेस, एग्जाम्पल के लिए आप मरियाना ट्रेंच ले सकते हैं। तो रिंग ऑफ फायर बेसिकली उसके ये सारे फीचर्स हैं। अब यहाँ पे अगर आप एक्टिव वोल्केनोज में देखेंगे तो माउंट फूजी जापान में है, क्रक्टोआ, और भी कई सारे यहाँ पे वोल्केनोज हैं एक्टिव एज वेल एज डॉर्मेंट, तंबोरा इंडोनेशिया। तो ये आप देखेंगे कि काफी सारे यहाँ पे एक्टिव वोल्केनोज अवेलेबल हैं और काफी ज्यादा अर्थक्वेक एक्टिविटी भी इस रीजन में पर्टिकुलर देखने को मिलती है। एग्जाम्पल के लिए जापान की जो अर्थक्वेक एज वेल एज सुनामी आई थी, जब फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट का डिजास्टर हुआ था 2011 में, काफी बड़ा डिजास्टर था और काफी तबाही मची थी जापान में ये जो अर्थक्वेक आया था और जो सुनामी आई थी। तो सुनामी भी एक तरीके से ड्यू टू अर्थक्वेक रीजन। तो ये जो सारे फीचर्स हैं अब हम इन्हें डिटेल में देख लेते हैं कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में ये क्यों देखने को मिलते हैं। क्या ऐसा ज्योग्राफिकल रीजन है जो ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर या फिर जहां पर भी प्लेट्स की इंटरेक्शन होती है वहीं देखने को मिलती है। अब सबसे पहले रिंग ऑफ फायर मैंने आपको बता दिया। रिंग ऑफ फायर क्या है? रिंग ऑफ फायर इज द रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स व्हिच आर ह्यूज स्लैब्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट। सेंटर में हमने देखा था पैसिफिक प्लेट है, यहाँ कहीं फिलीपींस प्लेट है, यहाँ कहीं ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, यहाँ कहीं अंटार्कटिक प्लेट है, यहाँ कहीं कोकोस, नाज़का, नॉर्थ अमेरिकन। तो ये सारा सराउंडेड है। अब ये जो प्लेट्स की इंटरेक्शन होती है सारी चीज बस यही समझनी है हमें कि वही एक रीजन है प्लेट्स का इंटरेक्शन जो वोल्केनोज एज वेल एज अर्थक्वेक एक्टिविटी को अंजाम देता है। रिंग ऑफ फायर इज द रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स व्हिच आर ह्यूज स्लैब्स ऑफ अर्थ क्रस्ट। अब अर्थ क्रस्ट एक्चुअल में इट इज फ्लोटिंग एस्थेनोस्फीयर और ये एक्चुअल में कुछ पीसेस में डिवाइडेड है और उसे हम कहते हैं मेजर एंड माइनर प्लेट्स। अब होता क्या है ना कि ये जो अर्थ क्रस्ट और जो प्लेट का जो कंसेप्ट है, हमने एक बहुत बेसिक सा कंसेप्ट को देख लेते हैं। जो अर्थ क्रस्ट है इट इज फ्लोटिंग ओवर द मेंटल ऑफ द अर्थ। अर्थ को टोटली 3 जोन्स में डिवाइड किया गया है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो क्रस्ट जो है ये सॉलिड है, मेंटल जो है ये लिक्विड है, इसके ऊपर क्रस्ट फ्लोट कर रहा है। अब यहाँ पे प्लेट्स को आप कैसे समझोगे? प्लेट्स को आप ये समझ लो कि मेंटल के ऊपर जो क्रस्ट है वो एक जिगसॉ फिट, एक पजल के फॉर्म में है, वही है ये प्लेट्स। पजल आपने देखा है हमेशा कंटिन्यूअस होता है, कुछ इस टाइप का जो पजल होता है आपने अगर देखा हो तो कुछ इस टाइप के गैप्स होते हैं और इन्हें कनेक्ट कर दिया जाता है। तो आप देखेंगे कि ये जो प्लेट्स है ना वो ये हिस्सा है और जो प्लेट्स की इंटरेक्शन होती है ना वो इन बाउंड्रीज पे होती है बिकॉज दीज आर फ्लोटिंग। ठीक है, अब यहाँ पे जो इंटरेक्शन है, these moving plates collide, move apart, slide next to each other, lead to formation of convergent, divergent और transform boundaries। अब ये जो प्लेट की इंटरेक्शन है इसमें हमें 3 तरह के इंटरेक्शन देखने को मिलते हैं। कन्वर्जेंट, दूसरा आता है डाइवर्जेंट, तीसरा आता है ट्रांसफॉर्म। अब इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस मैं आपको बता देता हूं। जो कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज होती हैं कुछ इस तरीके से, ये 2 प्लेट बाउंड्रीज हैं। कन्वर्जेंट इज दोनों एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं। अब कोलाइड कर रही हैं और कन्वर्जेंट है तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा। अब इसका साइड व्यू, ये हम टॉप व्यू देख रहे हैं, आप इसका अगर साइड व्यू देखें तो कुछ इस तरीके से प्लेट्स होंगी और ये एक दूसरे से टकरा रही होंगी, कोलाइडिंग, दीज आर कन्वर्जेंट। अब टकराएंगी तो ऑब्वियस सी बात है जो डेंसर प्लेट होगी वो नीचे चली जाएगी और जो लाइटर प्लेट होगी ऑब्वियसली वो ऊपर आ जाएगी। तो ये जो डायग्राम बनेगा ये कुछ इस तरीके से बनेगा
ये आपकी हो गई डेंसर प्लेट कन्वर्जेंट बाउंड्रीज में, और ये आपकी हो गई लाइटर प्लेट। अब जो हमने बात की थी फीचर्स में, आपको याद हो ट्रेंच की, यहां कहीं पे वो डीप सी ट्रेंच बनता है, क्योंकि ऊपर जो आपकी होती है वो आपकी जो भी लाइटर डेंसिटी की जो प्लेट होगी वो होगी, और नीचे जो होगी ये मतलब एज इन कुछ इस तरीके का होता है ना। अगर हम इसे देखें तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा। ये लाइटर प्लेट है जो आपकी ऊपर की तरफ जा रही है, और ये हैवियर प्लेट है, ठीक है। और यहां कहीं पे आपका जो ये बनता है ये है ट्रेंच। तो ये हमने समझा कि ट्रेंच कैसे यहाँ का एक फीचर है, कुछ इस तरीके से कन्वर्जेंट बाउंड्रीज पर जाकर के ट्रेंच बनता है। एक और चीज होती है कन्वर्जेंट बाउंड्रीज में, वो होती है कि अगर प्लेट्स की डेंसिटी ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है, तो रादर देन सबडक्शन, जो ये वाला हमने पहले कंसेप्ट पढ़ा था कि हैवियर प्लेट नीचे चली जाती है और लाइटर प्लेट ऊपर, वो हो जाता है सबडक्शन का फिनोमेना। अब जब दोनों प्लेट्स की डेंसिटी ऑलमोस्ट इक्वल होती है, ये आपका प्लेट 1 हो गया, ये आपका प्लेट 2 हो गया, अगर दोनों की डेंसिटी ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है तो सबडक्शन नहीं हो पाएगा। इस केस में क्या होता है कि यहाँ पे डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है, और ये जो डिस्ट्रक्शन है यहीं से शुरुआत होती है माउंटेन्स की, यहीं से माउंटेन्स बनना शुरू होते हैं, ठीक है, क्योंकि सबडक्शन हो ही नहीं पाता है यहाँ पे। तो जो माउंटेन फॉर्मेशन है वो यहाँ से ऐसे दो प्लेट्स के दो प्लेट जो कन्वर्जिंग प्लेट्स हैं दो, उनके वजह से माउंटेन फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होने लगता है। तो ये हमने देखा कि कन्वर्जिंग प्लेट्स या फिर कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। इसके बाद अब हम देख लेते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। डाइवर्जेंट बाउंड्रीज में क्या होता है, ये सपोज आपका प्लेट 1 है और ये आपका प्लेट 2 है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे गैप क्रिएट होगा। अब ये गैप जो है ये फुलफिल कैसे होता है, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जो मेंटल है वो क्या है, वो लिक्विड है, फ्लोइंग फॉर्म में है, ठीक है। तो यहां से आपका जो लिक्विड फॉर्म में मेंटल है वो इस स्पेस को जो यहाँ क्रिएट होती है जगह, उसे भरने के लिए निकल आता है, और इस जगह को भरने के लिए जो ये लिक्विड निकल के आता है मेंटल से, इसे ही हम लावा या फिर मैग्मा भी कहते हैं, ठीक है। तो आपने दो चीजें देखी, पहली देखी आपने कन्वर्जेंट बाउंड्रीज। कन्वर्जेंट बाउंड्री में एक प्लेट या तो सबडक्शन के थ्रू नीचे जा रही है या फिर वहां पे माउंटेन बिल्डिंग हो रही है, तो हो क्या रहा है, बेसिकली प्लेट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो इसीलिए कन्वर्जेंट बाउंड्रीज को हम डिस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज कहते हैं। और यहाँ पे हमने डाइवर्जेंट बाउंड्रीज देखी जो एक दूसरे से दूर जा रही हैं प्लेट्स, और जो उनके बीच में स्पेस बन रहा है वो आके जो लिक्विड मैग्मा है वहां से लावा निकल के आता है और वो उसे फुलफिल कर देता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ अर्थ क्रस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, अर्थ क्रस्ट का यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है। और वो कैसे हो रहा है, ये जो लावा निकल के आ रहा है नीचे, तो जो अर्थ पे टेम्परेचर और प्रेशर है तो ये यहाँ पे सॉलिडिफाई हो जाता है आके। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये तो क्रस्ट ही बन गया यहाँ पर भी आके, और यहाँ पे नई क्रस्ट बनी, नई क्रस्ट बनी। तो डाइवर्जेंट बाउंड्रीज को हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे अर्थ क्रस्ट का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, नया अर्थ क्रस्ट बन रहा है। जबकि कन्वर्जेंट बाउंड्रीज में क्या हो रहा था कि प्लेट का डिस्ट्रक्शन हो रहा था, या तो उससे टूट के माउंटेन बन रहा था या फिर सबडक्शन के थ्रू प्लेट नीचे चली जाती थी। और आगे हम देखेंगे कि इस तरीके से सबडक्शन के थ्रू जब प्लेट नीचे जाती है तो एक सर्टेन लेवल पे जाने के बाद उसकी मेल्टिंग होने लगती है, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होता है, इसीलिए तो वो लिक्विड फॉर्म में चली जाती है। तो वहां पे विच एनीवेज प्लेट डिस्ट्रॉय हो रही थी और यहाँ पे अर्थ क्रस्ट बन रहा है। तो इसीलिए डाइवर्जेंट बाउंड्रीज को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज, और कन्वर्जिंग बाउंड्रीज को हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज। ये हो गई आपकी प्लेट की बाउंड्रीज, हमने दो इंटरेक्शन देख लिए। अब हम तीसरा इंटरेक्शन देखते हैं, ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म में क्या होता है कि जैसा हमने देखा कि दो प्लेट्स हैं, प्लेट 1 एंड प्लेट 2। अब हमने डाइवर्जेंट में देखा था कि एक दूसरे के अपोजिट जा रही हैं, और कन्वर्जेंट में देखा था कि एक दूसरे से कोलाइड कर जा रही हैं। और डाइवर्जेंट में हमने देखा था कि ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। बट यहाँ पे अगर देखेंगे तो ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज में ये चीज नहीं होती है। ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज में क्या होगा, ये एक दूसरे के पैरेलल मूव करेंगे, या तो सेम डायरेक्शन में या फिर अपोजिट डायरेक्शन में।
तो आपने देखा कि यहाँ किसी तरह का इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, ना तो ये कोलाइड कर रहे हैं, ना ही ये लाइक मेंटल से जो मैग्मा है उसे आने के लिए कोई स्पेस दे रहे हैं। तो यहाँ पे किसी तरह का इंटरेक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, वो वाला कंस्ट्रक्शन या फिर डिस्ट्रक्शन का। यहाँ बेसिकली सबसे ज्यादा जो एक्टिविटी देखने को मिलती है वो मिलती है अर्थक्वेक, क्योंकि यहाँ पे प्लेट्स की मूवमेंट हो रही है और क्योंकि कहीं ना कहीं प्लेट्स के बीच में फ्रिक्शन होता है, इस कारण से काफी भयानक अर्थक्वेक्स आते हैं। कई बार फॉल्ट्स भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो हम आप लोगों ने पढ़ा होगा। फॉल्ट्स कुछ इस तरीके का जो होता है कि लैंड एक दूसरे के रिस्पेक्टिव में ऊपर नीचे स्लाइड कर जाता है। तो ये जो फॉल्ट्स हैं, फॉल्ट्स जनरली आपको ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज पे देखने को मिलता है। अब ये हमने बात कर ली तीनों इंटरेक्शंस की। इसमें हमने देखा किस तरीके से अर्थक्वेक्स का फॉर्मेशन होता है, या फिर माउंटेन बिल्डिंग होती है, या फिर अर्थक्वेक आता है। अभी हमें वोल्केनिक एक्टिविटी भी डिस्कस करनी है कि कैसे वोल्केनिक एक्टिविटी होती है। यहाँ देख लेते हैं, दिस कांस्टेंट कोलिजन, डाइवर्जन एंड स्लाइडिंग पास्ट ईच अदर, मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स रिजल्ट इन डीप ओशन ट्रेंच। मैंने आपको बताया था जो कन्वर्जेंट बाउंड्रीज में आपको देखने को मिलता है, वोल्केनिक इरप्शंस जो आपको डाइवर्जेंट बाउंड्रीज में देखने को मिलता है। जो मैग्मास ऊपर आते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्रीज में, वो कई बार अगर आप देखोगे तो वहां पे कुछ इस तरीके का कंस्ट्रक्शन होता है। स्पेशली अगर हम सी सरफेस की बात करें तो वहां पे तो बहुत छोटे छोटे वोल्केनोज वहां पे देखने को मिलते हैं, जिससे जो लावा है वो बाहर निकल आता है। वोल्केनो इज नथिंग एल्स अदर देन जो मोल्टन लावा है या फिर मैग्मा है। मोल्टन लावा या फिर जो मैग्मा है, वोल्केनो उस लावा या मैग्मा को निकलने के लिए एक स्पेस है, एक जगह है, एक जरिया है, वही है वोल्केनो। ठीक है, वोल्केनिक इरप्शंस एंड अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक हमने देखे जब ट्रांसफॉर्म फॉल्ट प्लेट्स एक दूसरे के पैरेलल ट्रैवल करती हैं, और क्योंकि फ्रिक्शन काफी होता है तो इसी कारण से काफी भयानक अर्थक्वेक और फॉल्ट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये जो अर्थ फॉल्ट लाइंस होती हैं जहाँ पे प्लेट्स मीट करती हैं, स्पेशली अगर हम ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज की बात करें तो ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज जहाँ पे मीट करती हैं उन्हें फॉल्ट लाइंस भी कहते हैं हम। फॉल्ट मैंने आपको बताया था कुछ इस तरीके का कि लैंड का सबसिडेंस हो जाता है, एक लैंड का पोर्शन या एक प्लेट का पोर्शन थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, एक थोड़ा सा नीचे आ जाता है। ये कन्वर्जेंट बाउंड्रीज नहीं है, ये एक दूसरे के पैरेलल ट्रैवल कर रही हैं। लेकिन पैरेलल में भी अगर आप कुछ इस तरीके से देखेंगे कि ये अगर आप दो प्लेट्स देखते हैं तो आप पैरेलल, एक प्लेट आगे जा रही है एक पीछे जा रही है, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि वो सेम ही स्पेस में जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो यही जो पोर्शन है आपका, ये फॉल्ट हो जाता है। देन volcanoes are created through the process of subduction, and most of the planet's subduction zone happen to be located in the ring of fire. अब हम सबडक्शन जोन पे जो वोल्केनोस बनते हैं हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। हमने प्लेट बाउंड्रीज सारी देख ली, किस तरीके से डाइवर्जेंट बाउंड्रीज पे छोटे छोटे वोल्केनोस और नया सी फ्लोर का जो कंस्ट्रक्शन है। अब हम देखते हैं कि सबडक्शन जोन यानी कन्वर्जेंट बाउंड्रीज पे किस तरीके से वोल्केनोस बनते हैं। अब ये हमने देखा सबडक्टिंग प्लेट है। ये सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये कन्वर्जेंट प्लेट्स हैं। ठीक है, दो प्लेट्स आपस में, ये फर्स्ट प्लेट है और ये आपकी सेकंड प्लेट है, और इनकी डायरेक्शन कुछ एक दूसरे की तरफ है। अब ये क्योंकि हैवियर है तो ये प्लेट नीचे चली जा रही है, ये प्लेट क्योंकि इट इज हैवी तो इसका सबडक्शन हो रहा है, और ये जो अपर प्लेट है इसकी डेंसिटी थोड़ी सी कम है, दैट इज द रीजन कि ये ऊपर है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये इंटरेक्शन के चक्कर में यहाँ पे सबसे पहले आपकी जो ये ट्रेंच बनती है, इसके बाद क्योंकि सडनली यहाँ पे अर्थक्वेक आता है और सडनली यहाँ पे जमीन जो है नीचे धंस जाती है, ये वाला जो पोर्शन है ये नीचे जा रहा है, तो इसी कारण से यहाँ पे सुनामी भी जनरेट हो जाती है कई बार। इसके बाद आपके अर्थक्वेक्स, लैंडस्लाइड्स। अब ऑब्वियसली पूरी प्लेट का मूवमेंट हो रहा है और प्लेट का सबडक्शन हो रहा है, तो इस वाले पर्टिकुलर रीजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे तो अर्थक्वेक बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि प्लेट का जैसे जैसे मूवमेंट होगा अर्थक्वेक आना ही आना है। रीजन बीइंग ये जो लॉक्ड इंटरफेस है, यहाँ पे इस इंटरफेस पे काफी ज्यादा फ्रिक्शन होगा, और इस फ्रिक्शन की वजह से मूवमेंट्स होंगी ही होंगी, और जो मतलब मूवमेंट्स एज इन जो एनर्जी रिलीज होगी फ्रिक्शन की वजह से, वही एनर्जी रिलीज होकर के हमें अर्थ पे क्या देखने को मिलती है, वही तो अर्थक्वेक होता है। अर्थक्वेक का अगर आप बेसिक डेफिनेशन देखेंगे तो अंडरग्राउंड या फिर अर्थ सरफेस के नीचे एनर्जी इज रिलीज्ड। अगर हम थोड़ी सी बात करें अर्थक्वेक की तो नीचे जो रॉक्स होते हैं, फॉल्ट्स होते हैं, कई बार कुछ इस तरीके के ये जो मूवमेंट है, तो एक प्लेट है वो ऊपर जा रहा है, एक प्लेट है नीचे जा रहा है, ये रॉक्स टकरा नहीं रहे एक दूसरे से, ट्रांसफॉर्म है। अब ये क्या होता है, फ्रिक्शन की वजह से ये लॉक होके रखते हैं,
लेकिन जैसे ही एक पर्टिकुलर प्लेट का प्रेशर बढ़ा तो ये जो मूवमेंट होती है यहाँ आप देखिए कुछ इस तरीके की हो जाती है। ये जो फर्स्ट वाला है ये इस लेवल पे आ जाएगा और जो सेकंड वाला जो रॉक है वो इस लेवल पे आ जाएगा। तो यहाँ पे इतने प्रेशर के कारण से ये एक दूसरे पर कुछ लॉक्ड होते हैं और जैसे ही ये मूवमेंट होती है यहाँ पे काफ़ी सारी एनर्जी रिलीज होती है और वो जो मूवमेंट होती है वो जो एनर्जी रिलीज होती है वही है अर्थक्वेक। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने वही देखा कि फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे मूवमेंट जो है होंगी ही होंगी उस तरीके की, और यहाँ पर भी एनर्जी काफ़ी रिलीज होगी। फ्रिक्शन की वजह से ये लॉक हो जाएगा और जैसे ही एक फोर्स और एक पर्टिकुलर प्रेशर बढ़ेगा वो लॉक फ्री हो जाएगा। जैसा हमने यहाँ देखा कि यहाँ पे ये काफ़ी टाइम तक लॉक रहे, लेकिन जैसे ही एक पर्टिकुलर लेयर या फिर एक पर्टिकुलर रॉक के ऊपर पे प्रेशर ज़्यादा बढ़ा तो वो मूव कर गया, और जैसे ही वो मूव किया तो ये मूवमेंट बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, और फास्ट होती है तो सडनली एक जो एनर्जी रिलीज होती है इसकी वजह से वही हमें अर्थ सरफेस पे अर्थक्वेक की तरह फील होती है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो मैंने आपको बताया था कि अर्थ का ये प्लेट है इसका सबडक्शन होता चला जाता है। अब क्योंकि मेंटल जो है, मेंटल क्या है, मेंटल लिक्विड है, और प्लस ये वाली जो डेप्थ हम देख पा रहे हैं ये बहुत ज़्यादा डेप्थ है, ऑलमोस्ट ये 200 300 इनफैक्ट 400 किलोमीटर तक की डेप्थ हो सकती है। ठीक है, और इस लेवल पे आकर के 300 से 400 किलोमीटर की डेप्थ पे आकर के टेम्परेचर एज वेल एज प्रेशर दोनों बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। टेम्परेचर भी काफ़ी हाई होता है और प्रेशर भी काफ़ी हाई होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो सॉलिड प्लेट है ना इसकी मेल्टिंग शुरू हो जाती है। अब मेल्टिंग की वजह से क्या होता है कि जो मॉल्टन लावा होता है वो यहाँ राइज कर जाता है। उसे अगर किसी भी तरह का वेंट मिल जाता है तो वो यहाँ राइज कर जाता है, रीजन बीइंग प्रेशर का जो डिफरेंस होता है, तो इसकी वजह से वो राइज कर जाता है। और अगर यहाँ पे जो ओपनिंग होगी कोई जहाँ से उसे निकलने की जगह मिल जाएगी, कई बार निकलने की जगह नहीं मिल पाती है, या फिर प्लूटोनिक रॉक्स जो बनते हैं वहाँ क्या होता है कि ये जो मॉल्टन लावा है ये सरफेस पे अर्थ क्रस्ट पे आ ही नहीं पाता है, ये कहीं अर्थ क्रस्ट के अंदर ही सॉलिडिफाई कर जाता है। तो वहीं से बनता है हमारा इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स, और जो सरफेस पे आ जाता है वो हो जाता है एक्सट्रूसिव। तो यहाँ पे जो अर्थ सरफेस की इस प्लेट के मटेरियल की मेल्टिंग शुरू होती है ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो मेल्टिंग की वजह से अगर इसे यहाँ कोई ओपनिंग मिल जाती है और लावा अर्थ सरफेस पे आ जाता है तो वो ओपनिंग ही हो जाती है हमारी वोल्केनो। और ऑब्वियसली कई बार ये इतना फास्ट और इतना ज़्यादा मैसिव होता है ये जो लाइक लावा की जो मूवमेंट होती है कि वोल्केनिक इरप्शंस के दौरान अर्थक्वेक देखने को मिलता है कई बार। यही रीज़न है कि वोल्केनिक एक्टिविटीज़ जहाँ पे होती हैं वहाँ पे अर्थक्वेक बहुत नॉर्मली देखने को मिल जाता है, क्योंकि ये जो वोल्केनो का जो मूवमेंट होता है ना लावा और मैग्मा का, तो ये बहुत तेज़ी से होता है कई बार। और दूसरा इतना ज़्यादा प्रेशर होता है अंदर से कि बीच में अगर किसी भी तरह के रॉक्स या किसी भी तरह का कोई सॉलिडिफाइड रॉक मिल जाता है ना तो ये उसे बहुत प्रेशर से तोड़ते हुए आता है। आपने देखा होगा कई बार कि बहुत ज़्यादा स्मोक, डस्ट, ऐश एंड रॉक डेब्री वोल्केनिक इरप्शन से पहले देखने को मिलती है। वो इसीलिए मिलती है क्योंकि बीच में जो ये वेंट होती है, वेंट में यहाँ जो वेंट है ये आपका सोर्स है लावा का। वेंट में अगर सपोज बीच में कोई किसी भी तरह का पुराना अगर इरप्शन हुआ था पहले और वहाँ पे लावा सॉलिडिफाई कर गया और यहाँ पे स्पेस नहीं है निकलने के लिए, तो इतने ज़्यादा प्रेशर से आता है ये कि ये इन रॉक्स को तोड़ भी देता है और कई बार होता है कि मेल्ट भी कर देता है। दैट्स व्हाई आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा मतलब होता है ना, इरप्शंस जो होते हैं बहुत मैसिव होते हैं, और इरप्शंस के जस्ट पहले आप देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा ऐश और डस्ट और रॉक डेब्री आपको देखने को मिलती है जो एकदम से उड़ती हुई आती है प्रेशर की वजह से। रॉक्स हवा में उड़ रहे होते हैं कई बार, बहुत जो मैसिव वोल्केनोज होते हैं तो उनके यहाँ पे वेंट पर आप देखेंगे तो रॉक्स जो है उड़ रहे होते हैं। उसका रीज़न यही होता है, इतना ज़्यादा प्रेशर से लावा आता है और ये यहाँ पे इसे रास्ता नहीं दे रहे होते हैं जो सॉलिडिफाइड रॉक्स वगैरह होते हैं पुराने, तो वो इसे तोड़ते हुए निकल आता है। दिस इज द रीज़न। तो ये हमने देखा प्लेट्स की मूवमेंट, कौन कौन सी प्लेट्स थी, हमने कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसफॉर्म प्लेट्स की जो इंटरेक्शन है वो पढ़ी और जाना कि किस तरीके से ये अर्थक्वेक, वोल्केनिक मूवमेंट्स और ट्रेंचेस का जन्म होता है, किस तरीके से इनका जो ओरिजिन है उसको जाना कि डिफरेंट प्लेट्स की जो डिफरेंट इंटरेक्शन है और वो जो इंटरेक्शन है उसके कारण से जो डिफरेंट आउटकम्स हैं वो हमने देखे। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के बारे में हमने जाना, इसकी क्या स्ट्रेच है, कौन कौन सी कंट्री से पास होता है, कौन सी प्लेट्स हैं इसमें, ऐसे स्पेसिफिकली हमने पैसिफिक प्लेट की यहाँ पे बात की। तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।